शुक्रिया। मेरे नज़दीक सहाफ़त जो है वो एक पैगम्बरी पेशा है जिसका बुनियादी मकसद लोगों को एजुकेट करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, उनको अपडेट करना है, ताकि वो न सिर्फ़ ये कि हालात से आगाह रह सकें बल्कि उससे सीख सकें, उससे कुछ हासिल कर सकें और उसके साथ साथ जो उनका जिसको कहते हैं कि मयार ज़िंदगी है उसमें सहाफ़त और उस सहाफ़त के ज़रिए उनको हासिल होने वाला इल्म उनके उस लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में मदद करे। और इसके साथ साथ मेरे नज़दीक जो सहाफ़त है वो सिर्फ़ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़ॉर्म करने का या आगाह करने का नाम नहीं है, बल्कि सहाफ़त जो है वो हक़ाइक़, सच्चाई और इसके साथ साथ मुआशरे की जो बुराइयां हैं उनकी बेहतरीन तरीके से अक्कासी और निशानदही करने का नाम है। आज़ादी इज़हार मेरे ख़्याल में चूँकि ये इंसान का बुनियादी हक़ तस्वर किया जाता है दुनिया के हर एक मुआशरे में, और मेरे नज़दीक आज़ादी इज़हार ये है कि मुआशरे ने जो आपके हकूक़ और फ़राइज़ जिनका तयन किया है, जिसको कहते हैं कि एक इमरानी मुआहदा हमारे सामने आइन की शक्ल में मौजूद है, रियासत और फ़र्द के दरमियान, रियासत और शहरी के दरमियान, उस इमरानी मुआहदे के अंदर रहते हुए जो आपके हकूक़ हैं और जो आपके फ़राइज़ हैं उनके दरमियान में तवाज़ुन करते हुए जो बात आपको कहना ज़रूरी हो, जो आपके लिए कहना लाजिम हो, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो आप पर कहना वाजिब हो, वो आपका हक़ है और इसी हक़ को इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। हाँ, बाज़ औक़ात आज़ादी इज़हार जो है उसका नाजायज़ इस्तेमाल भी किया जाता है। जिस तरह अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं फ्रांस के अंदर स्केचेस जो है वो उनको ब्लास्फेमस स्केचेस जो है वो लाए गए हैं और उसको आज़ादी इज़हार कहा जा रहा है। या फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ सहाफ़ी भी और कुछ सियासतदान भी, कुछ सिविल सोसाइटी के अफराद भी इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मेरा ख़्याल है कि जिस इदारे या फ़र्द या तंज़ीम के जो रोल या किरदार आइन के अंदर डिफ़ाइन है, अगर वो इदारा अपने उस डिफ़ाइन रोल के अंदर मौजूद है, उस डिफ़ाइन रोल के अंदर रहते हुए काम कर रहा है, तो हमें उसको सराहना चाहिए। लेकिन अगर वो बाहर निकलता है और उस पर तनकीद होती है तो उस तनकीद को जो है वो आज़ादी इज़हार का गलत इस्तेमाल नहीं समझना चाहिए। मेरे ख़्याल में आज़ादी इज़हार जो है वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि बुनियादी हक़ है, तो उस हक़ का इस्तेमाल जो रियासत के दिए गए हकूक़ व फ़राइज़ का एक चार्टर है उसके अंदर होना चाहिए। हाँ, मैं चूँकि टीवी में काम करता रहा हूँ तकरीबन पिछले 15 साल से, तो टीवी में जो ख़बर की ज़िंदगी होती है वो बहुत बड़ी थोड़ी होती है। वो आपको चंद दिनों के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा चंद हफ़्तों के लिए जो है वो मशहूर कर देती है। मैं बुनियादी तौर पर चूँकि जब टीवी में आया था तो उस वक्त जिसको कहते हैं कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो रहे थे। लाल मस्जिद ऑपरेशन, उसके बाद वकला तहरीक, उसके बाद इलेक्शंस, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक। तो इन सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स में मेरी तरबियत में जो बुनियादी ख़ामी रही वो यही थी कि बल्कि उस लॉट में जो मेरे साथ लोग आए, मैं समझता हूँ उन सब की तरबियत में ख़ामी रही कि वो सारे मेरी तरह इवेंट ही कवर करते रहे और उनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म का मौका नहीं मिला। लेकिन इन मौक़े को कवर करते हुए भी, इन इवेंट्स को कवर करते हुए भी बाज़ औक़ात जो है वो बड़ी मशहूरी हुई। मेरी जो जर्नलिस्टिक ज़िंदगी की जो सबसे पहली बड़ी ख़बर थी वो उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो सकी क्योंकि मैं एक छोटे चैनल में काम करता था। लेकिन मुझे याद है कि मैंने मौलाना अब्दुल अज़ीज़ की जो लाल मस्जिद से निकलते हुए गिरफ़्तारी हुई थी, वो ख़बर मैंने अपने चैनल पर ब्रेक की थी और मेरा चैनल जो है वो परेशान था कि एक नए रिपोर्टर ने इतनी बड़ी ख़बर दे दी है, अब पता नहीं वो गिरफ़्तारी हुई भी है या नहीं। तो तकरीबन
25 मिनट बाद जो है वो इस जो असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद थे उस वक्त, उन्होंने उस खबर की तस्दीक की थी। मुझे इससे जो है वो बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ा बूम मिला, लोगों ने बड़ी तारीफ़ की। ख़ास तौर पर मेरे इदारे के अंदर जो है वो मेरी रिस्पेक्ट हुई। दूसरा जो बड़ा इवेंट मैंने कवर किया वो 29 सितंबर का वो वाक़या है जिस दिन परवेज़ मुशर्रफ दूसरी बार अपने जो सदारती उम्मीदवार के तौर पर कागज़ात नामज़दगी जमा करवा रहे थे। असल में वफाकी हुकूमत उनके कागज़ात नामज़दगी जमा करवा रही थी। तो उस वक्त मैं जहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था शाहराह दस्तूर पर, वहाँ पर जो बड़े चैनल्स थे उनकी नशरियात बंद कर दी गई, उनकी जो DSNGs थी उनकी तारें काट दी गई। तो और फिर पुलिस, वकला और सहाफ़ियों के दरमियान एक बड़ी हंगामा आराई हुई। तो उस दौरान मैं टीवी पे रिपोर्टिंग कर रहा था, फ़ोन के ऊपर मैं जो है वो पूरी जो हक़ाइक़ थे जो सामने नज़र आ रहा था उसकी कमेंट्री कर रहा था बेसिकली। तो इस दौरान पुलिस का एक डंडा मेरे इधर आके जो है वो लगा। तो लगने के बाद मैंने ये भी बताया कि मुझे मार पड़ी है, मेरे सामने मेरा कैमरामैन था उसको भी मार पड़ी है, लेकिन मैं बोलता रहा। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे उस चैनल से जहाँ पे मैं काम कर रहा था, अगले चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ ने ख़ुद फ़ोन करके ऑफ़र की, नौकरी की, और मैं एक बेहतर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पहले बाज़ाब्ता एक बड़े इदारे में बतौर रिपोर्टर भर्ती हुआ। उसी दिन एक और वाक़या जो है वो पेश आया जब तारिक अज़ीम जो उस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात थे, वो एम्बुलेंस में छुप के इलेक्शन कमीशन में जा रहे थे। तो कुछ कैमरामैन और कुछ बाकी लोगों ने उनको वहाँ से निकाला और मारना शुरू कर दिया। मैं नौजवान था और ये सच है कि मैं जो है वो उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ था, अब भी ख़िलाफ़ हूँ और उसके साथियों के भी ख़िलाफ़ था। लेकिन मुझे लगा कि जो मेरे दोस्त या मेरे साथी उनको मार रहे हैं, ये हमारे केस को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि उससे पहले हम मार खा चुके थे। बहुत सारे दोस्तों की हड्डियाँ टूटी हुई थी, किसी के सर पे ज़ख्म थे। तो मुझे लगा कि ये हमारे केस को कमज़ोर कर रहा है। तो मैंने झपट के उन दोस्तों के अंदर से तारिक अज़ीम को पीछे से पकड़ा और अपने हिसार में करके पुलिस की गाड़ी में बिठाया और उनको रवाना कर दिया। उसमें जो तस्वीरें अगले दिन छपी, उससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि मैं उनको मार रहा हूँ। लेकिन वो कमेटी हुई, जो उनकी आला सतही तहकीकाती कमेटी बनी थी, उसका इजलास हुआ और सारा मुद्दा जो है वो मुझ पे डाला जा रहा था कि जी कि इसने पकड़ के मारा है। तो वहाँ पे एक दोस्त जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, अरशद मलिक, वो बैठे थे। उन्होंने कहा जी कि आप तस्वीरों पे रिलाई ना करें, आप एक वीडियो देख लें। तो जब वीडियो देखा तो पता चला जी कि नहीं ये तो बचा रहा है। तो फिर जो उस वक्त तारिक अज़ीम स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे और मेरे साथ एक और दोस्त थे ETN के, उनको भी बुलाया और हमारा शुक्रिया अदा किया कि उनको मार से जो है वो बचाया और लोगों के हजूम से निकाला। इसके बाद अब तीसरे जो बड़ा वाक़या जो मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि वो है कि जब परवेज़ मुशर्रफ की इम्पीचमेंट के हवाले से, मुआख़ज़े के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे और अचानक मुज़ाकरात ज़रदारी हाउस से निकल के पंजाब हाउस चले गए। पूरा मीडिया जो है वो पंजाब हाउस चला गया, लेकिन मैं पता नहीं क्यों ज़रदारी हाउस रुका रहा और मूव नहीं किया। इतनी देर में पंजाब हाउस में मौजूद जो रिपोर्टर्स थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ख़बर आए, लेकिन मुझे वहीं नून लीग के एक सोर्स से कॉल आई कि कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो ज़रदारी हाउस हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुज़ाकरात इस वक्त पंजाब हाउस हो रहे हैं, तो आपके लिए इतला ये है कि कल 4 बजे नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फ़ैसला ये होगा कि पहले परवेज़ मुशर्रफ का मुआख़ज़ा होगा और उसके बाद जज बहाल किए जाएंगे। मैंने ये खबर ब्रेक कर दी और ये रात तकरीबन 9:30-10 बजे का वक्त था। जो मेरे ब्यूरो चीफ़ थे उस वक्त टीवी में, राव खालिद, वो उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि जब ये खबर हो रही थी तो जियो पे अबसार आलम साहब और बाकी दोस्त जो है वो देख रहे थे कि हमारे पास ये खबर नहीं है और एक नया रिपोर्टर जो है वो ये खबर दे रहा है। तो काफ़ी जिसको कहते हैं कि इधर उधर से पूछगछ हुई और जब बाकी चैनल्स पे भी ताख़ीर होने के बावजूद ये ख़बर ना आई, तो राव साहब ने कहा कि मेरी बेगम ने ये कहा कि ये सुबह से धूप में खड़ा है तो ये सटा गया है, तो इसने जो है ना हमें छोड़ दिया है। लेकिन अगले दिन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हूबहू वही फ़ैसला जो मैंने रात को 9-9:30 बजे ब्रेक किया था वो सामने आया। तो ये इब्तदा के चंद बड़े जिसको कहते हैं ना इवेंट्स हैं
जिनकी वजह से सहाफ़त के अंदर और सहाफ़ती कम्युनिटी के अंदर और न्यूज़ बिज़नेस के अंदर जो है वो मेरी, जिसको कह सकते हैं कि एक पहचान बनी, और वो पहचान अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। और लोग समझते हैं कि मैं एक मशहूर ना सही, कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी ना सही, लेकिन एक मेहनती वर्कर ज़रूर हूँ। बदकिस्मती से जिन यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ाने वाले बहुत कम जर्नलिस्ट होते हैं, ज़्यादातर एकेडमिया के लोग होते हैं। और जो जर्नलिस्ट पढ़ाने भी जाते हैं उनका भी फोकस सारा जो है वो उस सिलेबस पर होता है जो किताबों में मौजूद है इस वक्त मैथ्स कॉम की। इसलिए मैं नहीं समझता कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सहाफ़त की ट्रेनिंग हो रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर सहाफ़त का एक कंपोनेंट जो है वो कवर हो रहा है, उसके साथ पीआर भी पढ़ाई जा रही है, उसके साथ रिसर्च भी पढ़ाई जा रही है, तो वो तो ट्रेनिंग सच नहीं है। दूसरा जो ट्रेनिंग का मोड है वो तब शुरू होता है जब आप फील्ड में आते हैं। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जब हम लोग आए थे तो उस वक्त ट्रेनिंग का मोड ज़रा बेहतर था कि हम लोग बाहर निकलते थे तो हमें ख़ुद से काम करना पड़ता था। इस व्हाट्सएप की दुनिया ने ख़राब कर दिया है कि एक दिन जो है वो एक जूनियर रिपोर्टर या एक ट्रेनी आता है और आपके साथ आके बैठता है और कहता है जी आपने टिकर बनाए हैं, आपने ख़बर बनाई है, वो मुझे भी व्हाट्सएप कर दें। तो ये सिलसिला जो है वो यूँ व्हाट्सएप स्टोरीज़ का चल निकलता है और वो जो नए लोग आते हैं उनकी वो ट्रेनिंग नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। हमारे दौर से भी पहले न्यूज़ रूम जो ख़ास तौर पर अखबारात के न्यूज़ रूम थे वो बड़ी ट्रेनिंग होते थे सहाफ़ियों की, चूँकि सीनियर लोग होते थे, पढ़े लिखे और बड़े मैच्योर और सहाफ़त की नोक पलक संवारने वाले। अब तो ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ है जिसकी वजह से ट्रेनिंग का और भी फुकदान है और हर कोई आ और दे मार चलता है, तो इसलिए वो नहीं होता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जो है वो समझता हूँ कि सहाफ़त की ट्रेनिंग नहीं होती। ये एक मुश्किल सवाल है। वजह यह है कि अखबार और टीवी की सहाफ़त में बहुत फ़र्क है। उस सहाफ़त में जो अखबार में थी, रिपोर्टर के पास बहुत मार्जिन होता था किसी एक ख़बर पे काम करने का, किसी एक ख़बर को वेरीफ़ाई करने का और फिर उसमें अपना इनपुट डालने का, सो ऑन। जो टीवी की सहाफ़त है वो बड़ी मुख्तलिफ़ है, उसमें तरह तरह की रिपोर्टिंग है। उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ है जो रिपोर्टर से डिमांड की जाती है कि वो ब्रेकिंग लाए, एक्सक्लूसिव लाए। उस एक्सक्लूसिव, अब रोज़ाना हर रिपोर्टर के पास एक्सक्लूसिव नहीं होती लेकिन प्रेशर होता है। दूसरा जो है वो इवेंट हैं जो आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर लाइव कवर हो रहे होते हैं। सच होता है लेकिन सम टाइम एग्जैजरेटेड होता है। जैसे 2014 के धरने होते थे तो इमरान खान जब खिताब कर रहे होते तो सामने 10 बंदे बैठे हों लेकिन हज़ारों के मजमे से खिताब दिखाई देता था। तो वो ज़ाहिर है इस तरह के सच्चाई जो है वो नहीं होती या झूठ होता है। इसी तरह रिपोर्टर पे जब बहुत प्रेशर आता है, सहाफ़ी पे जब बहुत प्रेशर आता है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे, एक्सक्लूसिव लेके आए, तो ऐसे में मोस्ट ऑफ़ द टाइम या सम टाइम जो है वो कुछ ना कुछ अपने तजर्बे की रोशनी में ख़बर घड़ता है। बाज़ औक़ात वो सच्ची भी साबित हो जाती है और बाज़ औक़ात जो है वो झूठी होती है। और सम टाइम उस सहाफ़ी का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है कि कोई भी सियासी रहनुमा, कोई लीडर, कोई ब्यूरोक्रेट उसको मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़ीड करता है, गलत इन्फॉर्मेशन फ़ीड करता है और वो बग़ैर किसी तस्दीक के अपने उस बंदे पे, अपने उस सोर्स पे रिलाई करते हुए ज़राए से करके चला देता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सच जो है वो नहीं बोला जाता लेकिन बहुत ज़्यादा झूठ भी नहीं बोला जाता।